तो क्या हाल है दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं, मार्केट कैप क्या होता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब क्या बातें हैं, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। हम इस सीरीज के थ्रू आपको ये समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि इससे बिजनेस स्टॉक मार्केट में कैसे किया जा सकता है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। ये वीडियो होने वाली है इंडेक्सेस के बारे में। इंडेक्सेस जिसको हम कहते हैं, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ये सब क्या है, इनका मतलब क्या है, ये कैसे बने, ये कैसे शुरू हुए। तो आई होप आप सब लोगों ने किसी ना किसी अपने दोस्तों या किसी के थ्रू सुना होगा कि भाई निफ्टी में लगा दे, भाई बैंक निफ्टी में लगा दे, भाई फिर निफ्टी में लगा दे। आज तेरे भाई ने 1000 लगा के 2000 कमाए, 3000 कमाए, 6000 कमाए, 50000 कमाए। इसका मतलब क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा और बाकी लोग क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और इनको डर क्यों नहीं लग रहा। तो हम इस बारे में समझना चाहेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो कि इसका मतलब क्या है। सो आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्सेस। इंडेक्स, जैसे हमें नाम से समझ आ रहा है, इंडेक्स मतलब जैसे हम किताब खोलते हैं ना, उसमें इंडेक्स आता है कि यार इसमें पहला चैप्टर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, पेज ये, पैराग्राफ ये। तो इंडेक्स हमें बताता है कोई भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट, कि अगर आप पूरी किताब देखोगे तो उसका सार, उसका बेसिक, उसका समरी से पहले जो बताता है कि ये कहां पे क्या चीज लाई करती है, वो बताता है इंडेक्स। अब इंडेक्स स्टॉक मार्केट में का क्या मतलब है। स्टॉक मार्केट को ना पेज नंबर चाहिए, ना कोई चैप्टर नंबर चाहिए, ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं भी खुल सकता है, कहीं भी बंद हो सकता है। तो इसमें इंडेक्स का मतलब क्या है। इसमें इंडेक्स का मतलब है एक बास्केट। जैसे हमारी किताब में होती है ना इंडेक्स, उसमें हर चैप्टर लिखा होता है, इसमें हर स्टॉक लिखा हुआ है। क्या मतलब, एक बास्केट है। जैसे सपोज एक बास्केट है, इसमें बहुत सारे छोटे 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 स्टॉक्स हैं, ये इस बास्केट में है। जब इस बास्केट को मैंने एज वन यूनिट देखा तो मैं कहूंगा कि ये एक इंडेक्स है। अब सपोज ये छोटे 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 स्टॉक्स हैं, इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक्स। हमने लास्ट वीडियो मार्केट की बात करी थी कि लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, रिकॉल करें तो 20,000 करोड़ से जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी होती है उसको हम कहते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स। तो अगर सपोज करो कोई 10, 15, 20, 30 कंपनीज हैं लार्ज कैप की, क्या मतलब इंडिया की सबसे बड़ी 30 कंपनीज हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, उन सबको मैंने एक डब्बे में डाल दिया, एक बास्केट में डाल दिया और उसको बोला कि ये बास्केट पूरी खरीद ले भाई। खरीद कितने की बोलेगा, बोल लगा 100 रुपए की। तो ये 100 रुपए की जो मैंने बोली लगाई, ये 100 रुपए की बास्केट बन गई एक इंडेक्स। अब इसको हम रियल सेंस में बात करते हैं। सो इंडिया में बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, उसमें सबसे पहला इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स इज अ बास्केट ऑफ टॉप 30 स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडिया। क्या मतलब, अगर 30 सबसे बड़े स्टॉक्स इंडिया के इकट्ठे करके एक बास्केट में डाल दो और उसकी एक वैल्यू असाइन कर दो, वो कैसे करते हैं वैल्यू असाइन, वो हम बात करेंगे आगे, बट एक वैल्यू असाइन कर दो तो उसको हम कहते हैं सेंसेक्स। सो आज सेंसेक्स सपोज 70,000 पे है। इससे हमें क्या पता चलता है, 70,000 से हमें क्या पता चला कि 30 स्टॉक्स की वैल्यू मिला के 70,000 पे है। ना 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 ना, मतलब ये हर एक स्टॉक जो है वो 70,000 रुपए का बिकेगा। ना 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 ना, इसका मतलब ये है, ये होती है फिगर सिर्फ कंपैरिजन के लिए। किससे कंपेयर करेंगे, बेस वैल्यू से। बेस वैल्यू क्या, सेंसेक्स की, जब वो शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था। सो सेंसेक्स स्टार्टेड ऑन 1 Jan 1986। क्या मतलब, 70,000 को कंपेयर, ये एग्जांपल है 70,000 फिगर। सो 70,000 को हम कंपेयर करेंगे 1 Jan 1986 की फिगर से, जो कि थी 100 रुपए। क्या मतलब कि 70,000
डिवाइड बाय 100, यानी आज मार्केट 1986 के मुकाबले 700 गुना बढ़ गई है। अगर कोई एक चीज एवरेज 100 रुपए की थी तो वो 700 गुना बढ़ चुकी है, मतलब 70,000 रुपए की हो गई है जो 100 पे शुरू हुई थी ऑन एन एवरेज। अब ऑन एन एवरेज क्यों बोला? क्योंकि हो सकता है कोई स्टॉक 70,000 से बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, कोई हो सकता है 2,000 गुना बढ़ गया हो सकता है कोई स्टॉक 100 गुना बढ़ा हो सकता है कोई स्टॉक 70 गुना बढ़ा हो सकता है कोई स्टॉक बढ़ा ही ना हो, बराबर हो, जहां पे था वहीं पे ही हो सकता है कोई स्टॉक 50 गुना बढ़ा हो। तो ऑन एन एवरेज जो हमारे टॉप 30 स्टॉक्स हैं वो 700 गुना बढ़ चुके हैं 1986 के मुकाबले आज से। ठीक है, ये हो गया सेंसेक्स। सेकेंड हम सुनते हैं निफ्टी। अब निफ्टी क्या है? निफ्टी का पहले तो पूरा नाम सुनो। निफ्टी का पूरा नाम है निफ्टी 50। निफ्टी 50 से हमें क्या समझ आता है कि टॉप 50 स्टॉक्स का बास्केट बना दिया कि भाई इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनी जो हैं उनको एक बास्केट में डाला, उसकी एक वैल्यू असाइन करी और उसको हमने बोल दिया निफ्टी 50। अब कहोगे यार इसमें 30 है इसमें 50 है, ऐसा क्यों? इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स। 50 स्टॉक्स में 30 स्टॉक्स से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अगर हमारे सारे पैसे एक स्टॉक में लगे हैं, अगर हमारा सारा रिस्क एक जगह पे है और हम उस रिस्क को बांट दें अलग अलग जगह, तो उस रिस्क के बांटने को प्रोसेस को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मतलब यहां पे 30 जगह पैसे बटे हुए थे, यहां पे 50 जगह पैसे बटे हुए हैं। इस 50 में पहले 30 तो सेंसेक्स वाले ही हैं जो ये वाले हैं, क्योंकि टॉप 50 में टॉप 30 तो आएंगे ही, उसके अलावा टॉप 20 जो इसके बाद की 20 हैं वो और है। तो जैसे हम सुनते हैं रिलायंस है, एचडीएफसी है, टीसीएस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है जिसके हम सोप यूज करते हैं, सब कुछ यूज करते हैं। जैसे कोई भी जो हम लार्ज कैप कंपनी सुनते हैं, लार्ज कैप जो टॉप लार्ज कैप है 50, वो बनाती है हमारा निफ्टी का इंडेक्स। अब निफ्टी का इंडेक्स कब शुरू हुआ था? निफ्टी का इंडेक्स बना था 22 अप्रैल 1996 एट द वैल्यू ऑफ 1000। क्या मतलब? क्या मतलब कि निफ्टी अगर आज 22,000 है और शुरू हुआ था 1,000 पे, तो निफ्टी 1996 से आज तक फॉर एग्जांपल है ये, तो आज तक 220 गुना बढ़ चुकी है। मतलब ऑन एन एवरेज कोई शेयर अगर आपने 1 रुपए का लिया होगा जो निफ्टी में रहा होगा आज भी, वो आज 220 रुपए का हो चुका है। 1996 से लेकर अगर आज तक आपने उसको होल्ड किया होगा और अगर वो निफ्टी के अंदर रहा होगा, निफ्टी के अंदर रहा होगा मतलब सपोज कोई कंपनी उस समय निफ्टी में टॉप 50 कंपनी में आती थी, पर धीरे धीरे उसका बिजनेस अच्छा नहीं चला, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरने लग गई। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है ये आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, अगर आपने नहीं देखी तो डू वॉच दैट, कम बैक अगेन एंड यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो सपोज वो टॉप 50 में रही होगी, उसका मार्केट कैप फॉर एग्जांपल लगाते हैं 100 करोड़ था, अब 100 करोड़ से गिरते गिरते उसका मार्केट कैप हो गया 60 करोड़, 60 करोड़ से गिरते गिरते उसका मार्केट कैप हो गया 40 करोड़। अब वो टॉप 50 में रही नहीं। वो क्यों नहीं रही? क्योंकि हो सकता है कोई और कंपनी है जो टॉप 50 में नहीं थी, उसका मार्केट कैप था 70 करोड़, बढ़ते बढ़ते उसका हो गया 120 करोड़। तो ये कंपनी निफ्टी 50 में आ जाएगी, ऐड हो जाएगी, और ये कंपनी निफ्टी 50 से हट जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। रहेंगे 50 ही। वो 50 कैसे होंगे कि जो गिरता जाएगा वो हटता जाएगा, जो बढ़ता जाएगा वो ऐड होता जाएगा। समझे? तो अगर कोई निफ्टी की कंपनी में होल्ड करके रखा होगा या निफ्टी इंडेक्स को होल्ड करके रखा होगा, तो वो अगर 1 रुपए तब लगाए होंगे 1996 में, तो आज उसकी वैल्यू ऑन एन एवरेज होगी 220 रुपए। ये इसका मतलब है।
अब ऐसे बहुत सारे इंडिसेस हैं, जैसे बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी क्या है? बैंक निफ्टी इज अ बास्केट ऑफ, अगेन क्या है? बास्केट ऑफ स्टॉक्स। कौन से स्टॉक्स है? नाम से पता लग रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स। बैंकिंग स्टॉक्स के जो सबसे बड़े बड़े बैंकिंग स्टॉक्स है उनको एक बास्केट में इकट्ठा करके उनकी एक एवरेज वैल्यू निकाल ली और उसको एक नाम दे दिया बैंक निफ्टी। ऐसे ही फिन निफ्टी, बास्केट ऑफ स्टॉक्स। कौन से स्टॉक्स? फाइनेंशियल स्टॉक्स। फाइनेंशियल स्टॉक्स यानी जो फाइनेंस का काम करते हैं, हो सकता है एनबीएफसी हो सकता है बैंक्स भी हो सकता है उसमें और भी ऐसे हो जो बैंक्स भी ना हो, एनबीएफसी भी ना हो, बट फाइनेंस का काम करते हो। ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस हो सकते हैं, जैसे मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स। अब इनसे क्या समझ आ रहा है कि ऐसे स्टॉक्स की बास्केट जो मिड कैपिटलाइजेशन में लाई करते हैं। अब सपोज अगर मिड कैप 100 है तो उसमें 100 मिड कैप स्टॉक्स आ जाएंगे। सपोज स्मॉल कैप 250 है तो उसमें 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स आ जाएंगे। उसकी बास्केट को हम बोल देंगे स्मॉल कैप इंडेक्स। ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं हमारे इंडियन मार्केट में। तो आई होप आपको बेसिक इंडेक्स का मतलब समझ आ गया क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंडेक्सेस को ट्रेड कैसे करते हैं। ये इंडेक्सेस जो हैं इनको लोग कहते हैं कि मैंने इतने पैसे लगाए, उतने पैसे लगाए, इतने बना लिया, फलाना कर लिया, ये कर लिया। कैसे करा? तो ट्रेड करने से तो पहले हम ये बात समझेंगे कि हमें इंडेक्स की नीड क्या है, हम क्यों बना रहे हैं ये 50 स्टॉक्स का, 30 स्टॉक्स का, ये बैंकिंग स्टॉक्स का, इसका उसका। सपोज मैंने कहा किया मैंने मार्केट में ना 10% पैसे कमाए एक साल में। अब मैं कैसे जानूं यार 10% ज्यादा है कि कम है? आप कहोगे एफडी से देख ले भाई, एफडी ने दिए 6%, बहुत बढ़िया है, और क्या चाहिए? हर रोज कमा, हर साल कमा 10%, अमीर होता जाएगा। एफडी ने दिए 8%। ये एफडी क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। ऐसे ही मार्केट को मार्केट से कंपेयर करेंगे तो हम उसके लिए हमें एक एवरेज बास्केट चाहिए होगी। उस एवरेज बास्केट को हम इंडेक्स कहते हैं। तो अब अगर जैसे हमने निफ्टी का रिटर्न देखा, पिछले 20 सालों में निफ्टी का एवरेज रिटर्न 14.2% है। 20-25 सालों में निफ्टी का एवरेज रिटर्न 14.2% है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। मतलब हर साल 14% से बढ़ रही है एनुअली एट अ ग्रोथ रेट ऑफ 14.2%, जिसमें डिविडेंड्स इंक्लूडेड है। अब डिविडेंड्स क्या होते हैं? कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट हुआ उसने शेयर होल्डर्स को बांटा, वो भी आपने निफ्टी में ही लगा दिया। तो अगर मैंने 10% कमाया शेयर मार्केट में और निफ्टी मुझे 14% दे रहा है हर साल, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है कि यार इतने पैसे तो बिना दिमाग लगाए निफ्टी में लगा देता, 14% तो वैसे ही मिल जाता। तू एफडी से कंपेयर करी जा रहा है। एफडी में सेफ्टी भी तो है, इसमें सेफ्टी भी कम है कि नहीं? तो अगर इसमें रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी तो ज्यादा होना चाहिए। अगर मैंने कहा मैंने 20% कमाया और निफ्टी का रिटर्न 14% है और मेरा रिस्क भी बराबर था, दोनों में हमेशा कंपेयर होता है रिस्क बराबर हो या रिटर्न बराबर हो। तो अगर मेरा रिस्क भी बराबर था या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी मेरा उससे ज्यादा था, तो फिर कुछ फायदा है कि हाँ भाई। तो हमने कंपेयर किससे किया? इंडेक्स से। अब सपोज मैंने कोई बैंक का स्टॉक खरीद लिया और सपोज बैंक निफ्टी ने रिटर्न दिया 16% का और मेरे इस बैंक के स्टॉक ने मुझे रिटर्न दिया 14% का, तो मुझे इस बैंक के स्टॉक को खरीदना चाहिए था या नहीं खरीदना चाहिए था? या आगे रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? एग्जैक्टली नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं 16% सिर्फ बैंक निफ्टी में खरीद लूं, बैंक निफ्टी को खरीद के अपनी जेब में रख लूं, 16% तो वही दे देगा और रिस्क भी कम है उसमें। क्योंकि अगर जो उस इंडेक्स में गिरता जाएगा वो अपने आप हट जाएगा और जो बढ़ता जाएगा वो अपने आप ऐड हो जाएगा। तो जो बढ़िया बैंक स्टॉक्स हैं वो अपने आप आते जाएंगे मेरे पास और जो बेकार है वो हटते जाएंगे। पर यही अगर मैंने 28% कमा लिया हर साल, तो मैं कहूंगा यार इससे बढ़िया कि मैं अपना दिमाग लगा के एक फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करके 28% कमाऊं। इसलिए हमें इंडेक्स चाहिए कंपैरिजन के लिए, कंपेयर करने के लिए कि हम जिस चीज को खरीद रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो चीज है वो उससे बेटर है कि नहीं है। इज इट बेटर ऑफ और वर्स ऑफ? सो इस कंपैरिजन के लिए हमें इंडेक्स चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ये जब मैंने बोला कि निफ्टी खरीद लेता, बैंक निफ्टी खरीद लेता तो इतना तो वैसे ही मिल जाता, खरीदूं कैसे? निफ्टी कैसे खरीदूंगा? बास्केट को कैसे खरीदूंगा?
सो इन रियल लाइफ कैसे खरीद सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहला तरीका है हमारे पास म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बास्केट ऑफ स्टॉक्स खरीदते हैं, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स खरीदते हैं ताकि आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स मिले, आपका सारा रिस्क एक जगह ना लगा रहे। वो आपके लिए निफ्टी 50 ETF खरीद सकते हैं, या निफ्टी के सारे स्टॉक्स खरीद के उसको NAVs में बांट सकते हैं। क्या मतलब? सपोज निफ्टी के 50 स्टॉक्स को किसी म्यूचुअल फंड हाउस ने खरीद लिया और उसके पैसे लगे 1000 रुपए। अब सपोज, ये तो चलो रियल लाइफ एग्जांपल नहीं हुआ, सपोज इसने खरीद लिया और लगे 1 करोड़ रुपए। अब आपको यार मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए है नहीं, मैं कभी निफ्टी में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाऊंगा ऐसे तो म्यूचुअल फंड कहता है मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए, भाई बैठा है, चिंता मत करो। तो मैं क्या करूंगा, 1 करोड़ के हिस्से कर दूंगा। क्या मतलब? शेयर्स को खरीद के उसके और छोटे शेयर बना दिए। 1 करोड़ के अगर सपोज 1-1 रुपए के उसने 1 करोड़ शेयर्स बना दिए, 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए, ऐसे 1 करोड़ शेयर्स बना दिए इसी 1 करोड़ के। तो म्यूचुअल फंड ने अगर 1 करोड़ रुपए के 1-1 रुपए के 1 करोड़ हिस्से बना दिए तो उसको हम कहेंगे उसने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना दिया, जिसमें हर एक शेयर की वैल्यू 1 रुपए है। अब ये 1 रुपए हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अगर रियल लाइफ में 100 रुपए हैं तो उसने कहा कि म्यूचुअल फंड आप 100 रुपए लगाओ और निफ्टी आपको मिल जाएगा। आपको क्या 1 करोड़ रुपए का 100 रुपए लगाओ तो कैसे मिल जाएगा? सपोज निफ्टी 10% ऊपर बढ़ गया तो इस 100 रुपए की वैल्यू भी 10% से बढ़ के 110 रुपए हो जाएगी। तो आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना निफ्टी दे रहा है। सपोज निफ्टी 1 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़ हो गया, मतलब अगर आप निफ्टी के स्टॉक अब खरीदने जाओ तो जो पहले 1 करोड़ के आते थे 50 शेयर, आज 2 करोड़ के आते हैं, तो आपकी भी 100 रुपए की वैल्यू 200 रुपए हो जाएगी। तो मतलब जितने भी पैसे लगाना चाहो म्यूचुअल फंड के थ्रू छोटे छोटे पैसे लगा सकते हो। ये असली में 500-700 रुपए होता है, तो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, इसलिए म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसी हिसाब से वो रिटर्न देता है जिस हिसाब से निफ्टी देगा। अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स फंड लेते हो म्यूचुअल फंड में और भी बहुत तरीके इन्वेस्ट करने के लिए, दिस इज वन ऑफ देम, इंडेक्स फंड्स। इनको कहते हैं इंडेक्स फंड्स। ऐसे ही निफ्टी का फंड होता है, बैंक निफ्टी का फंड होता है, फिन निफ्टी का फंड होता है, मिड कैप का फंड होता है, स्मॉल कैप का फंड होता है, ऐसे बहुत सारे फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड के पास। सो हम दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे जो कि है ETF। आपने मार्केट में लोगों से बहुत सुना होगा यार ETF में लगा दो, सेफ है, ETF में लगा दो, अच्छे पैसे हैं, लंबे समय तक कंपाउंड होते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इससे हमें क्या समझ आता है ये भी फंड ही, ये भी फंड है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। ये हमने पढ़ा था ना NSE BSE लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो गो चेक दैट वीडियो आउट, देन कम बैक एंड यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का क्या मतलब है कि ऐसा फंड है जो एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकता है। क्या मतलब? वही 50 स्टॉक्स निफ्टी के किसी ने खरीद लिए, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर ने या एक ETF मैनेजर ने खरीद लिए और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया। वही सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, 100 रुपए के 5 पार्ट्स में बांट दिया और आप ये 100 रुपए का ETF खरीद सकते हो। सेम एग्जैक्टली सेम लॉजिक है, बस फर्क ये है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस खरीदने पे बेचने पे एंट्री लोड एग्जिट लोड लगाते हैं एंड उसको मैनेज करने की फीस ज्यादा लेते हैं। ETF की मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है, तो ETF खरीदना सस्ता भी है एंड उसकी फीस भी कम है और आप अपनी आंखों से देख भी सकते हो, खुद खरीद भी सकते हो। म्यूचुअल फंड के लिए आपको एक मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा जो आपके बिहाफ पे ये सब करेगा। ETF आप खुद खरीद बेच सकते हो क्योंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड है, तो आप कोई भी एक्सचेंज NSE BSE पे जाके इसको खरीद सकते हो। आप सपोज वही निफ्टी अगर गया 1000 से सपोज बढ़ते बढ़ते 2000 हो गया, तो ये भी जो ETF है अगर 100 रुपए का है तो सपोज 200 रुपए हो जाएगा। तो सेम मैथमेटिक्स बिल्कुल सेम है, दोनों में फर्क ये है कि ये आप एक्सचेंज पे ट्रेडेड होते हैं, इसको आप खुद खरीद सकते हो, इसका एग्जिट लोड नहीं होता, कोई फीस नहीं है या बहुत ही मिनिमल फीस है एंड म्यूचुअल फंड की थोड़ी सी ज्यादा है। तीसरा तरीका क्या है? डेरिवेटिव्स।
तो आप डेरिवेटिव्स के थ्रू भी इंडेक्सेस को ट्रेड कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? तो डेरिवेटिव्स ऐसी चीज है जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव करती है। क्या मतलब? सपोज एक बैट है, ये बैट MRF का है, ये बैट की वैल्यू है सपोज 100 रुपए। अब मैं गया मैच देखने, फाइनल मैच देखने, बैट ले गया, मैंने कहा विराट कोहली प्लीज इस पे साइन कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। विराट कोहली ने साइन कर दिया। अब आपको क्या लगता है, इस बैट की वैल्यू 100 रुपए रहेगी या बढ़ जाएगी? एग्जैक्टली बढ़ जाएगी। तो अब इस बैट की वैल्यू होगी सपोज 10,000 रुपए। क्या बदला? ये कोई बैट की स्ट्रोक बदल गई, या इससे छक्का ज्यादा लग जाएगा, या क्या हो जाएगा? या कुछ आप शॉट मारोगे तो बैट वो चैन कुली की मैन कुली वाले छक्के मारेगा, या क्या होगा? कुछ नहीं बदला। अंडरलाइंग जो वैल्यू है, जो बैट है, जो एसेट है, वो वही का वही है। उसके ऊपर बस विराट कोहली के साइन आ गए, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू चेंज हो गई। इसका मतलब विराट कोहली का जो साइन है वो डेरिवेटिव है, जो बैट बन गया उसकी वजह से वो डेरिवेटिव बन गया। अब इसको स्टॉक मार्केट की सेंस में समझाए तो सपोज तो कोई स्टॉक है 100 रुपए का, उस पे ऑप्शन किसी ने राइट कर दिया, ऑप्शन बना दिया कि आप इसको 110 रुपए पे खरीद सकते हो आगे इन अ फ्यूचर डेट। तो 110 रुपए के खरीदने के लिए आपको कुछ प्रीमियम आज देना पड़ेगा। वो प्रीमियम सपोज 10 रुपए है, आपने 10 रुपए दिया है कॉन्ट्रैक्ट के बदले। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम डेरिवेटिव्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो कीप योरसेल्फ अपडेटेड, बेल आइकन को दबाएं एंड गेट न्यू अपडेट्स एज सून एज आई पोस्ट द वीडियो। तो ऐसे ही आप डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स के थ्रू भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सिलेक्ट 100, कोई भी इंडेक्सेस को जो ट्रेड होते हैं उसको आप ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स के थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू। अब ये कैसे करते हैं इसके बारे में हम आगे वाली वीडियोस में बात करेंगे, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। तो निफ्टी को आप डेरिवेटिव्स में कैसे खरीद सकते हो? सो डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स 4 टाइप के होते हैं: ऑप्शन, फ्यूचर्स, स्वैप्स एंड फॉरवर्ड्स। अब क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, इसके बारे में हम और आगे फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे, बट क्योंकि अभी ये बहुत ही बेसिक्स वीडियो है, इसके आगे हम स्वैप्स और फॉरवर्ड्स की बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रेडेड एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते। बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप निफ्टी कैसे खरीद सकते हो इसके बारे में हम वही बात करेंगे। सो ऑप्शन से हमें क्या सुनाई दे रहा है, क्या समझ आ रहा है? ऑप्शन से हमें समझ आ रहा है कि हमारे पास किसी चीज का ऑप्शन है। ऑप्शन कैसे है? सो फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी चल रहा है, फॉर एग्जांपल निफ्टी चल रहा है 21,500। सो निफ्टी का प्राइस अभी इस समय है 21,500 एंड मुझे लगता है कि निफ्टी कल या एक हफ्ते में 22,000 जा सकता है। सो अब मैं इसको कैसे, इस पे कैपिटल गेन करूं, इस 500 रुपए को मैं कैसे कमाऊं? तो मैं बोलूंगा यार मेरे पास एक हफ्ते बाद ऑप्शन होना चाहिए कि मैं इसको 22,000 रुपए नहीं सस्ते पे खरीद सकूं। क्या मतलब? मेरे पास एक ऑप्शन होना चाहिए। तो मैंने कहा यार मैं आज ही 20,000 या 21,000 या 21,500 का एक ऑप्शन खरीद रहा हूं। क्या मतलब? कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं। अब ये कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट एक बहुत बेसिक्स है कि कॉल है बाइंग के लिए, पुट है सेलिंग के लिए। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, हम आगे वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून विद आवर चैनल एंड इस सीरीज में धीरे धीरे यू विल गेट टू रियली नो अबाउट कि ऑप्शंस क्या है, फ्यूचर्स क्या है। दिस इज जस्ट द बेसिक्स। सो मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि मैं इसको 21,500 पे एक हफ्ते बाद खरीद लूं। सो सपोज आज डेट है 1 जैन एंड मैं इसको चाहता हूं कि मैं 7 जैन को जब निफ्टी 22,500 हो जाए, 7 जैन को मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए 21,500 पे खरीदने का या 20,000 पे खरीदने का। तो मैंने 20,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया आज एंड उसको 21,500 अगर वो हो गया ऑन 7 जैन, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं 20,000 पे खरीद के 21,500 पे उस समय बेच सकता हूं।
अब कहेगा यार, बंदा कहेगा कि तुझे कोई सस्ता क्यों खरीद बेचेगा, तो क्योंकि मैंने ऑप्शन लिया है तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ेगा। क्या मतलब, अगर मैंने कोई उससे किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कोई ऑप्शन लिया है, तो मुझे उसका प्रीमियम देना पड़ेगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है 1500 का। सो 1500 मुझे एज अ प्रीमियम देना पड़ेगा आज ही। अब कहोगे यार अगर वो चला भी गया तो तेरा क्या फायदा, पैसे तूने आज ही दे दिए। सो इन रियल लाइफ 1500 नहीं होता, इससे बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारे को लेवरेज मिलती है। अभी लेवरेज क्या है, ये 1500 की टर्म कैसे आई, ये 21,500 से 20,000 का क्या डिफरेंस है, ये कैसे बना, 1500 में से कितना लेवरेज होगा, कितने देने पड़ेंगे, इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। बट दिस इज जस्ट द बेसिक्स कि आप ऑप्शन से डेरिवेटिव्स को खरीद सकते हो। ऑप्शन से निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, इवन स्टॉक्स को खरीद सकते हो। ऐसे ही फ्यूचर्स में होता है। फ्यूचर्स में क्या होता है, इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑब्लिगेशन है कि अगर निफ्टी अभी 21,500 चल रहा है और हमने फ्यूचर बाय कर लिया 22,000 का, तो हमें 22,000 पे उसको खरीदना ही पड़ेगा। एंड इसके लिए आज हम थोड़े से उसको पैसे दे रहे हैं। कितने देंगे, जो इन दोनों में डिफरेंस है, मतलब 21,500 जो करंट चल रहा है प्लस द डिफरेंस 22,000 जिसका हमने स्ट्राइक प्राइस लिया है। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इसको हम आगे और डिटेल में डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट असली में आपको इतने भी नहीं देने, कुछ लेवरेज अमाउंट होता है, कुछ मार्जिन अमाउंट होता है, आपको सिर्फ वो अमाउंट देना होता है। वो कितना होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो हम आगे बात करेंगे। सो फ्यूचर्स के थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू, उनकी रिस्पेक्टिव एक्सपायरीज पे उनको बाय कर सकते हो सकता है ये एक हफ्ते के लिए बाय हो, 1 वीक, हो सकता है 2 वीक्स, हो सकता है 3 वीक्स। बट डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं एक्सपायर करते हैं। ETF कभी एक्सपायर नहीं करता, म्यूचुअल फंड कभी एक्सपायर नहीं करता। यू कैन होल्ड इट फॉर एज लॉन्ग एज द कंपनी इज रेलेवेंट इन द मार्केट। जब तक वो बिजनेस है तब तक आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। बट डेरिवेटिव्स जो है, फ्यूचर्स जो है, ऑप्शंस जो है, ये अगर आप होल्ड करके रखोगे तो टिल दी एंड इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इनको क्यों बाय करें, ताकि हम इनको इनकी एक्सपायरी से पहले, इनके खत्म होने से पहले, इनके मरने से पहले, एक्सपायरी कहते हैं ना कि मर गया बंदा, तो ये ऑप्शन, ये डेरिवेटिव्स मर जाते हैं, तो इनके मरने से पहले, इनके खत्म होने से पहले हम इनको बेच देंगे। एंड सबसे लंबा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है डेरिवेटिव्स का, 3 months। सो 3 months is the maximum amount of time you can trade in derivatives। आप नेक्स्ट वीक भी ट्रेड कर सकते हो, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए भी, 4 वीक की एक्सपायरी के लिए भी ट्रेड कर सकते हो, विच इज 1 month, एंड 12 वीक्स की एक्सपायरी। 12 वीक्स की एक्सपायरी इज द मैक्स दैट यू कैन ट्रेड आज से देखा जाए तो। सो हर वीक ये नेक्स्ट 12 वीक्स बढ़ते जाते हैं। सो 12 वीक्स इज 3 months। अब हम बात करेंगे कि इनकी ऑप्शंस की एक्सपायरी, फ्यूचर्स की एक्सपायरी कब होती है। एक्सपायरी कह रहा हूं, ये खत्म कब होते हैं ऑप्शंस। सो मंडे को निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। सो मंडे को निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की एक्सपायरी होती है। ट्यूसडे को फिन निफ्टी यानी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्यूसडे को निफ्टी फिन निफ्टी यानी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी होती है। वेंसडे को हम सबकी प्यारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है एंड वेंसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। क्या मतलब, ये सब 5 अलग अलग इंडेक्स है। तो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में मिड कैप स्टॉक्स है जिसकी एक्सपायरी एवरी मंडे होती है। एवरी वीक, एवरी मंडे एक्सपायर होते हैं। ऐसे हर महीने में 4 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड ऐसे 3 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सो टोटल ऑफ 12 वीक्स। सेम हर इंडेक्स के लिए
निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी है जिसका नाम फिन निफ्टी है, उसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है। जो बैंक निफ्टी हम सबका प्यारा राज दुल्हारा जिसकी सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है और सबसे ज्यादा फास्ट मूवमेंट है, उसकी हर वेंसडे एक्सपायरी होती है। बट इसमें एक कैच है, जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी जो होती है, मंथली एक्सपायरी वो थर्सडे को होती है, विच कोइंसाइड्स विद हमारी प्यारी निफ्टी। क्या मतलब मंथली एक्सपायरी? मतलब जो फोर्थ वीक की एक्सपायरी है, जो मंथ की लास्ट वीक की लास्ट एक्सपायरी है वो थर्सडे को होगी इंस्टेड ऑफ वेंसडे। सो बैंक निफ्टी की हर मंथ की लास्ट की एक्सपायरी थर्सडे को होती है एंड नॉर्मली थर्सडे को, एवरी वीक थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है एंड सॉरी मैंने वेंसडे लिख दिया यहां, फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। सो ये हमारी एक्सपायरीज है। अगर आपको एक्सपायरीज के बारे में और जानना है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और जानना है, तो हम धीरे धीरे इस सीरीज को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। स्टे विद अस एंड यू विल श्योरली अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस, इन फ्यूचर्स, इन एवरी डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट जो आज तक आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कुछ भी और जानना है इस सीरीज के बारे में या इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, एंड appreciate us through sharing it with your friends, and thank you so much guys.